हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम रहेगा अधिगम। तो दोस्तों, अधिगम के बारे में आप पहले भी अवगत हैं, आप पहले से भी जानते हैं। तो आपको भली बात ये पता होगा कि अधिगम की विशेषताओं से या अधिगम की बेसिक बातों से आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। आजकल क्या है कि एग्जामिनर सिद्धांतों से चर्चा न करके उस टॉपिक की वास्तविक बातों की जानकारी जानना चाहता है कि स्टूडेंट को इसके बारे में वास्तविक जानकारी है या नहीं है। तो दोस्तों, आज अपन अधिगम के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, सामान्य बातों की चर्चा करेंगे कि अधिगम वास्तव में है क्या, किसे कहेंगे हम अधिगम, यही बात जानने की अपन कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अधिगम से। देखिए, सबसे पहले अधिगम लिखा। अब यहां से हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अधिगम क्या है। यस, अधिगम का शाब्दिक अर्थ जाने तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। यस दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि इसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। क्या होता है? सीखना होता है। परंतु इससे तो टॉपिक की शुरुआत होती है कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना है। पर हमें अगर ये पूछे अधिगम का अर्थ पूछ ले, ये तो इस वर्ड का अर्थ था, यानी अधिगम का शाब्दिक अर्थ, यानी इस वर्ड का अर्थ क्या है, सीखना है। पर अगर हमें ये पूछ ले कि अधिगम का अर्थ क्या है, वैसे ये तो शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे, अधिगम का अर्थ क्या है। दोस्तों, अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। ओके, तो एक इसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या बनती है? देखो, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होएगा, किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो ये देखिए, एक तो नवीन अनुभव, या तो कोई वो नई चीज सीखेगा तब उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, या कोई प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, या किसी चीज के ऊपर बार बार अभ्यास करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। यस, याद रखिएगा, नवीन अनुभव, नवीन अनुभव, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण व अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के, देखो, अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? या तो किसी नवीन अनुभव से होगा, या किसी प्रशिक्षण से होगा, या किसी अभ्यास से होगा। ओके, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि एक नाम आता है प्रभावशाली अधिगम। ये कब प्रभावशाली होगा? जैसे नवीन अनुभव या प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा जो हमने सीखा वो प्रभावशाली कब होगा, हम कैसे माने कि अधिगम प्रभावशाली है। यस, इसी की बात करते हैं कि प्रभावशाली अधिगम क्या है। यस, प्रभावशाली अधिगम यानी हमने जो सीखा, हमें जो सिखाया गया और हमने जो सीखा है वो क्या है? प्रभावशाली। इसका मतलब क्या है? तो प्रभावशाली अधिगम का मतलब क्या है दोस्तों? तो प्रभावशाली अधिगम का मतलब ये रहेगा कि अगर हमने सीखा है, अगर हमने प्रशिक्षण से, अभ्यास से जो कुछ नया सीखा है और उसी के अनुरूप अगर हम स्थायी उपयोगी अनुक्रिया कर दें, जैसे हमसे कोई बात पूछी गई और उसका हम सही सही जवाब देते, तो इसका मतलब अधिगम प्रभावशाली है। तो इसका मतलब अगर हम स्थायी उपयोगी अनुक्रिया कर दे तो उसका यह क्या होता है? प्रभावशाली अधिगम होता है। यानी स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना, स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना ही क्या है? प्रभावशाली अधिगम है। ओके, बात समझ में? तो हमने यहां से बात निकाली, देखो यहां से सीखा कि नवीन अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। ओके, तो यानी अगर नवीन अनुभव नहीं होंगे, अब प्रशिक्षण नहीं होगा और अभ्यास नहीं होगा तो बालक अधिगम नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बात को लेकर के
कि नवीन अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? नवीन अनुभव पर, प्रशिक्षण पर और एक अभ्यास पर आधारित है। एक बार पेपर में प्रश्न आया था शिक्षक भर्ती में, अधिगम क्या है? ऑप्शन ए नवीन अनुभव, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी सभी या सभी। नवीन अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास को हम अधिगम कह सकते हैं। ओके, जो भी हमने अधिगम किया, जो भी हमने सीखा, वो मां के गर्भ से नहीं सीखा साहब। ऐसा नहीं है कि हम सीख कर ही आए। अगर पापा मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसके संतान जो हो मैथ्स सीख कर आए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी सीखा जाता है उसके लिए अनुभव चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए और अभ्यास चाहिए। इसका मतलब अधिगम अर्जित है। अधिगम क्या है? अर्जित है। यस दोस्तों, अधिगम अर्जित है। अधिगम क्या है? अर्जित, यानी इसको अर्जित किया जाता है। साथ ही साथ अधिगम अर्जित तो है, पर अधिगम एक प्रक्रिया भी है। अधिगम एक प्रक्रिया है। यस, अधिगम प्रक्रिया है परंतु परिणाम नहीं। क्या नहीं है? परिणाम नहीं। यानी उत्पाद और परिणाम पर आधारित तो है, परंतु उत्पाद प्रक्रिया पे आधारित है पर परिणाम नहीं होता। तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। तो हमारे दिमाग में यहां तक किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया? देखिएगा, हमारा सीखना स्वभावगत होता है। यस, आप कहोगे स्वभावगत होता है, तो स्वभावगत हो गई। हम जो भी सीखते हैं क्या विवेक से नहीं सीखते? यस, सीखते हैं तो विवेकपूर्ण प्रक्रिया होगी। यानी हम जो भी क्रिया करें, जैसे भी सीख रहे हैं, उसी प्रकार की प्रक्रिया। जैसे हम स्वभावगत सीखते हैं तो क्या होगी? स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। हुई कि नहीं हुई? यस, हुई। स्वाभाविक प्रक्रिया। हम जो भी क्रिया जैसे सीख रहे हैं तो अपने विवेक को भी काम में लेते हैं, तो यस, ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया भी हुई। विवेकपूर्ण प्रक्रिया, यस, ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया भी हुई। हम जब भी सीखते हैं तो क्या सामाजिक परिस्थितियां हमें नहीं सिखलाती? यस, सिखलाती हैं, क्योंकि समाज, घर और परिवार जो हमें सिखलाता है वो अनौपचारिक अधिगम होता है। जो हम विद्यालय में सीखते हैं वो सिर्फ औपचारिक अधिगम होता है। तो वहां पर भी हम सीखते हैं। कहां की बात कर रहे हैं? यानी घर परिवार में। अगर हम घर परिवार से सीख रहे हैं, अगर समाज से सीख रहे हैं, तो क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया। एक व्यक्ति के व्यवहार का दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव भी पड़ता है, उससे भी हम सीखते हैं। तो कह सकते हैं व्यवहारिक प्रक्रिया है। यस, व्यवहारिक प्रक्रिया। दोस्तों साथ साथ समझ में तो आ रहा है नहीं? यस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो जब देख रहे हो तो देखते ही आप कमेंट कर देना। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, व्यवहारिक प्रक्रिया है। यस, व्यवहार कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि संवाद से भी सीखते हैं। व्यवहारिक प्रक्रिया, किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को भी सीखा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके संपर्क से उस व्यक्ति के संपर्क में रहने से उस बालक या बालिका के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। ओके, मान लिया जब हम सीखते हैं, जब हम सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद क्या हम नियोजित नहीं होते? यस, हम नियोजित होते हैं। क्या? नियोजित। तो क्या कह सकते हैं? नियोजन की प्रक्रिया है। किसकी? नियोजन की प्रक्रिया। यस, ये बात भी सही। अब देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये वुडवर्थ ने कहा, विकास की प्रक्रिया। यस, सीखना विकास की प्रक्रिया। जब भी बालक सीखेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा, यानी उसका मानसिक विकास होगा। अगर बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तो विकास की प्रक्रिया को हम क्या नाम दे सकते हैं? यस, आप कहोगे जी बौद्धिक प्रक्रिया कह सकते हैं। जी, आप बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही पकड़े हो, आपकी बात है बिल्कुल सही है। आप बौद्धिक प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद अगर बौद्धिक की चर्चा कर रहे हैं तो क्या है? यस, एक मानसिक प्रक्रिया भी है। क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया भी है।
ओके, इसके बाद देखिए हमने कहा स्वभावगत विवेक से सीखता है, समाज परिस्थिति में सीखता है, व्यवहारगत सीखता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर वो व्यवहार से सीखता है तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि व्यवहार व्यवस्थापन प्रक्रिया, यानी एक व्यक्ति के व्यवहार से जब हमारे व्यवहार में कुछ नहीं आया तो क्या व्यवस्थित नहीं हो गया? जी हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया। यस, बिल्कुल राइट, हम ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि बालक में जो सीखता है वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। अगर व्यवहारिक प्रक्रिया है, अगर बालक किसी के संपर्क में रहकर सीख रहा है तो क्या व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होगी? यस, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी होगी। क्या होगी? व्यक्तिगत प्रक्रिया, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी होगी। दोस्तों यहां से एक बात ध्यान रख लेना कि जो जो बातें बताई जा रही है, आप जो आज सीख रहे हो, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होने हैं। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहे हैं। क्वेश्चन जब थ्योरी में आता है तो अगर हम टॉपिक के बेस में तय तक नहीं जाते तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। पर आज हम टॉपिक की तय की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातों की चर्चा करेंगे जो आपको एक एक क्वेश्चन, आपके एक एक नंबर को बढ़ाएगा। ओके, आगे बढ़ते देखो, व्यवहार व्यवस्थापन प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया। नेक्स्ट आगे क्या होता है? नेक्स्ट आगे क्या? एक बात देखिए, क्या व्यवहार जब अपन सीखते हैं तो क्या कोई नई खोज नहीं होती? जी, नई खोज होती है। नई खोज तो होगी। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया खोज रहे हैं तो सीधा किसी न किसी वातावरण से ही कर रहे हैं, तो अधिगम वातावरण की देन भी है। तो हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगली पड़ाव की। एक पड़ाव में आप बात सीख चुके हो कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना है, और अधिगम का अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे हुआ? तो दोस्तों नवीन अनुभव से, परिशिक्षण से, अभ्यास के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो फिर बात आती है जो हमने सीखा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हम कैसे माने कि हम सीख चुके हैं? तो प्रभावशाली अधिगम का जो आज से होगा वो होगा स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना। नेक्स्ट तो हम कह सकते हैं कि नवीन अनुभव, परिशिक्षण, अभ्यास पर क्या है, आधारित है। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम अर्जित, हम जो भी सीखते हैं अधिगम अर्जित ही होता है, जन्मजात नहीं होता, क्योंकि हम जन्म से कोई भी चीज सीख कर नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया, किस प्रक्रिया, प्रकार की प्रक्रिया, स्वभावगत है, आदत है हमारी सीखना, हम सीखेंगे। विवेक काम में लेते हैं, यस, विवेक प्रक्रिया। समाज में जाएंगे, सामाजिक प्रक्रिया में अधिगम संपादित होता है, क्योंकि अधिगम औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है। तो अनौपचारिक जो अधिगम होता है वो समाज या परिवार या घर से होता है, तो सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद है व्यवहारिक प्रक्रिया। व्यवहारिक प्रक्रिया, हमारे व्यवहारगत परिवर्तन भी इसमें होते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन, यस, व्यवहारगत परिवर्तन हमारे व्यवहार में आते हैं, और व्यवहारगत परिवर्तन सीखने के द्वारा जो आए वो क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया। इसके बाद सीखने के बाद क्या हम नियोजित नहीं होते? बिल्कुल राइट, आप लोग नियोजित होते हो, आप संतुष्ट होते हो कि मैं ये चीजें सीख चुका हूं, स्थायी उपयोगी अनुक्रिया कर चुका हूं। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया। अगर अधिगम विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो हमारा बौद्धिक विकास होगा, तो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, या कह सकते हैं मानसिक विकास की प्रक्रिया। ओके, जब बात व्यवहार की है तो व्यवहार से हमने, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, स्थायी हुआ, तो क्या व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया नहीं है? आप कह रहे हो है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नहीं है तो आप कह रहे हो है। यस है। क्या व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है? ये व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट आगे अगले पड़ाव में देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, क्या अधिगम एक खोज करने की प्रक्रिया है? यस, अधिगम एक खोज करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट, अधिगम एक खोज करने की प्रक्रिया है। हम जो भी सीख रहे हैं कुछ नया खोज कर रहे हैं, करें। अधिगम से देखो हमने पढ़ा, अधिगम का आज से क्या पढ़ा? आज से पढ़ा था व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या हम अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन कह सकते हैं? यस, आप कह सकते हो कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में
परिवर्तन है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट बात देखिएगा, क्या अधिगम वातावरण की देन नहीं है? क्योंकि जो सीख रहे हो, जो खोज कर रहे हो, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो वातावरण की तो देन है। हो सकता है वो सामाजिक हो सकता है वो किसी भी प्रकार का परिवेश आपको क्यों ना मिला हो, कैसा भी इन्वायरमेंट मिले, आप उसमें सीख रहे हो। इसका मतलब अधिगम वातावरण की देन है, अधिगम वातावरण की देन है, बिल्कुल राइट, देन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने एक बात की, अब जब हम अभी जो भी सीख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। क्यों? क्योंकि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जब तक कोई उद्देश्य नहीं होता तब तक हमें नहीं सीखते। जैसे रिक का एग्जाम है, सीखोगे, अगर एग्जाम की तिथि नहीं आती नहीं पढ़ते, सिलेक्शन नहीं होता। जबकि कुछ एक तो क्या कि पेपर की तारीख का वेट करते हैं कि कब डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। पता नहीं है सरकार एग्जाम करवाएगी कि नहीं करवाएगी। दोस्तों, जो तिथि को इंतजार करता रहता वो ऐसे ही इंतजार करेगा। तो एग्जाम की तिथि का कभी इंतजार मत करिए। अगर आपको लगना है तो बस ये सोच लीजिए एग्जाम कभी भी हो, एक सीट उसमें हमारी है, बस ये टारगेट है। यानी सीखोगे, ये बात अगर कर लिया तो निश्चित बात है कि आप सीखोगे, क्योंकि आपकी मनोवर्ती बन गई। मनोवर्ती जन्य जो व्यवहार होता है वो अधिगम होता है। आपने कहा, सोचा कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो सीखोगे। और ये सोच लिया ना नहीं कर सकता तो नहीं सीखोगे, कौन सिखाएगा? तो कहने का मतलब अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम क्या है? यस, उद्देश्य पूर्ण है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण। अगर उद्देश्यपूर्ण होगा, अगर उद्देश्य की ओर लेके जाएगा तो निश्चित बात है कि लक्ष्य उन्मुखी होता है, आपको लक्ष्य की ओर लेके जाता है। सीखोगे तो ही तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे। अगर नहीं सीखोगे तो क्या लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो आप कह रहे हो कि अधिगम क्या है जी? यस, अधिगम लक्ष्य उन्मुखी है। लक्ष्य उन्मुखी मतलब हमें लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होता है। अब देखिएगा, अधिगम जो होता है वो औपचारिक भी होता है और एक अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक और एक अनौपचारिक, दोनों बात होती है। यानी औपचारिक भी होगा और एक अनौपचारिक भी होगा। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पे कि औपचारिक अधिगम कौन सा है और अनौपचारिक अधिगम कौन सा है। चलो चर्चा करते हैं। फिर देखो क्या औपचारिक अधिगम, क्योंकि हम तो बात कोशिश करेंगे कि तय में जाने की कोशिश करो। बस औपचारिक अधिगम क्या है? यस दोस्तों, औपचारिकता जिसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी निर्वाह की जाती है। जैसे एक शिक्षक पढ़ाता है, बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, फॉर्मेलिटी मात्र औपचारिकता है। यानी एक तो शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्या है? यस, औपचारिक अधिगम है। क्या दोस्तों? औपचारिक है। अगर हम खेल के मैदान से कुछ सीख रहे हैं, खेल का मैदान से सीख रहे हैं, तो भी क्या है? औपचारिक, औपचारिक है। क्या है? औपचारिक। परंतु कुछ बातें हम जो सीखते हैं वो अनौपचारिक कौन कौन सी है? देखो, अनौपचारिक किस कौन कौन सी आएंगे? अनौपचारिक अधिगम कौन कौन सा होगा? यस, हम अपने घर से सीखते हैं जी, समाज से सीखते हैं जी, सीखते हैं, और हमारा परिवार भी हमें सिखलाता है। तो घर, परिवार और हमारे समाज के माध्यम से हम जो भी सीखते हैं वो हमारा अनौपचारिक अधिगम है। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दोस्तों देखो, का खोज करने की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। फिर अधिगम वातावरण की देन है, क्योंकि हम वातावरण विशेष में ही क्या करते हैं? सीखते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि अधिगम बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं होता। जब तक कोई उद्देश्य नहीं होता, या फिर कह दें कि अधिगम है वो उद्देश्य की ओर लेके जाता है या उद्देश्य की पूर्ति करता है और हमें लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे बढ़ते रहे। अधिगम आंतरिक भी होता है और अधिगम बाह्य भी होता है।
क्या? आंतरिक भी और एक बाह्य भी। तो दोस्तों इसकी चर्चा कर ले कि अधिगम आंतरिक भी है वे बाह्य भी है। आंतरिक बाह्य होता है, यानी आंतरिक भी होगा बाह्य भी होगा। अगर आंतरिक जो होगा उसको हम निगमन कहेंगे, निर्गमन, यानी जो आंतरिक होगा ना, आंतरिक, उसको तो कहेंगे हमें निर्गमन। अधिगम, ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल राइट, समझ में आ रहा है, निर्गमन। और जो बाह्य अधिगम होगा ना उसको कहेंगे हम बहिर्गमन। क्या कहेंगे? बहिर्गमन। यस दोस्तों, क्या? बहिर्गमन, इसको हम कहेंगे बहिर्गमन। यस, एक तो होता है निर्गमन और एक है बहिर्गमन, यानी जो आंतरिक अधिगम होगा उसको हम कहेंगे निर्गमन और जो बाह्य अधिगम होगा उसको कहेंगे हम बहिर्गमन। ओके, अब देखिए आंतरिक अधिगम हम कैसे करते हैं, देखिएगा इसके 3 तरीके हैं। कितने? 3। हम आंतरिक तौर पे जो सीखते हैं उसके 3 कारण हैं। एक तो होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। दोस्तों प्रत्यक्षात्मक जो अधिगम होता है उसमें प्रत्यक्षीकरण से सीखा जाता है। और प्रत्यक्षीकरण आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, जब संवेदना के साथ अर्थ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? जब संवेदना के साथ अर्थ जुड़ जाता है, यानी जब संवेदना यानी किसी का नाम जुड़ जाता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा बोलना और मेरा बिंब आपके दिमाग में मात्र क्या है? संवेदना है, पर मेरा नाम जानना वो क्या है? अर्थ जुड़ गया। यानी कहने का मतलब प्रत्यक्षीकरण, हम एक दूसरे से क्या हो गए? रूबरू हो गए। तो क्या हो गए यहाँ पे? संवेदना के साथ अगर हम क्या जोड़ लें? अर्थ जोड़कर सीख लें, तो वो जो सीखना होगा वो आंतरिक होगा, क्योंकि हम उसका अर्थ जोड़कर सीख रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है अभिवर्त्यात्मक। अभिवर्त्यात्मक का मतलब होता है मनोवर्त्यात्मक। अभिवर्ती को ही हम क्या कहेंगे? मनोवर्ती कहेंगे या मनोवर्त्यात्मक, यानी मनोवर्ती जमा में आत्मा। ओके, तो मनोवर्ती या अभिवर्ती अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। देखो आप अच्छे से जानते हो कि जैसे हमारी किसी विषय के प्रति, देखो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि मनोवर्ती होती क्या है ना? यस, मनोवर्ती या अभिवर्ती किसे कहते हैं, क्योंकि दिमाग में ये तब तक नहीं सीख पाओगे जब इनका अर्थ नहीं पता होगा। मनोवर्ती क्या होती है? किसी व्यक्ति, दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, ज्ञान, सब क्या है? इनके प्रति हमारी जैसी धारणा है, यानी हमारी जैसी धारणा है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बन गई तो क्या होगी? हमारी मनोवर्ती होगी। यानी ये क्या है कि स्वधारणा है। क्या है? स्वधारणा। किसी दूसरे के प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई घटना हो, कोई भी बात हो, उसके प्रति जो हमारी धारणा होती है, चाहे वो विषय के प्रति क्यों ना हो, वो क्या है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है। ओके, समझ में आया? देखो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, जैसे हमारी मनोवृत्ति बन जाती है, जैसी हमारी मनोवृत्ति बन जाती है हम वैसा ही सीखते हैं। जैसे मैथ्स में किसी की मनोवृत्ति बन गई कि बहुत हार्ड है जी, मुझे नहीं आएगा, तो निश्चित बात है कि कोशिश ही नहीं करेगा, उसकी धारणा क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्योंकि अधिगम का जो प्रमुख कौशल है दोस्तों वो मनोवृत्ति है। याद रखिएगा, अधिगम का प्रमुख है कौशल क्या रहेगा? अधिगम का जो प्रमुख कौशल है वो रहेगा अभिवर्ती या मनोवर्ती। जैसे हमारी किसी के प्रति धारणा होगी हम वैसा ही सीखेंगे। तो हम यहाँ पे मनोवर्ती से जो सीखते हैं वो क्या होगा? हमारा अभिवर्त्यात्मक अधिगम होगा और वो आंतरिक होगा। ठीक है, क्योंकि स्वयं की धारणा आंतरिक होती है, बाह्य थोड़ी होती है। मेरे मन में किसी के प्रति धारणा आपको थोड़ी पता होता है कि क्या धारणा है, तो मतलब आंतरिक है। इसके बाद देखिएगा एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें
संज्ञान का मतलब ही यहाँ पे तर्क, चिंतन, मनन। जैसे जो हमारी शक्तियां काम में लेकर हम जो सीखते हैं, जैसे आपके तर्क को कोई जान सकता है क्या? दिखता है क्या? नहीं दिखता। आपने कौन सा चिंतन किया? नहीं दिखता। यानी आंतरिक है। तर्क, चिंतन, मन सब क्या है? आंतरिक है। तो ये क्या है? यानी बालक तर्क के द्वारा या चिंतन के द्वारा जो भी सीखता है वो क्या है? आंतरिक अधिगम है। तो दोस्तों अधिगम आंतरिक बाह्य दोनों होता है। तो आंतरिक के यहाँ पे हमने कितने पार्ट तोड़े? यस, 3 पार्ट। कौन सा? प्रत्यक्षात्मक, अभिवर्त्यात्मक और एक संज्ञानात्मक। बात समझ में आई? अब बात आती है कि हमने जो बहिर्गमन अधिगम की बात कर रहे हैं, बाह्य की, बाह्य अधिगम ये क्या है? देखो बाह्य तो हम कभी किसी व्यक्ति विशेष से भी सीखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से, तभी तो अधिगम को क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत प्रक्रिया कह सकते हैं। क्योंकि अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है जी। क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया। यस, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि हम किसी बाह्य व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। एक व्यक्ति भी सिखला सकता है और हमें समूह से भी सीखने को मिल सकता है। तो हम जो भी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष से या समूह से जो सीखते हैं वो हमारा कौन सा अधिगम हो गया? बहिर्गमन अधिगम हो गया। दोस्तों समझ में आया? नेक्स्ट अगले बात करते हैं कि इसके बाद भी कुछ है क्या? जी इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रहा है? दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी आप क्या कर दो? शेयर कर दो। क्या करो? शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी पढ़ें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पड़ाव में, क्या है अधिगम की विशेषता। अब देखें हमने अभी पढ़ा था मनोवृत्ति, तो हम यही बात लिखते हैं ना, अधिगम का प्रमुख कौशल। यस, अधिगम का प्रमुख कौशल क्या है? यस, आप कहोगे क्या है जी? मनोवृत्ति है। अगर मनोवृत्ति नाम ना आए तो क्या आ सकता है? अभिवर्ती आ सकता है जी। क्या आएगा? अभिवर्ती। ओके, अगर अभिवर्ती, मैं कह रहा था कि जैसे हमारी धारणा बन जाती है हम वैसा ही सीखते हैं। जैसे किसी विषय की प्रति बन गई तो व्यवहार में आ जाएगा। अगर व्यवहार में आ जाएगा तो सीख जाओगे। अगर ऐसे सोच लिया कि सही को सबसे इजी है, यस सीखने को मिलेगा, ज्यादा सीखोगे। अगर समझ में नहीं सही को तो हार्ड है तो नहीं सीखोगे। अगर आपकी धारणा बन गई कि इजी है तो ज्यादा सीखोगे, व्यवहारिक है ज्यादा सीखोगे। तो कह सकते हैं एक बात और आ गई है, मनोवर्ती जन्य व्यवहार, यानी मनोवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम है। बिल्कुल राइट बात है। मनोवर्ती जन्य व्यवहार क्या है? मनोवर्ती जन्य या मनोवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम है। जैसे हमारी मनोवर्ती हो जाती है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। ओके, जैसे किसी व्यक्ति के साथ हमारी धारणा बन गई कि ऐसे बकता है तो क्या करेंगे? उसे नहीं सीखेंगे, चाहे वो कितना भी समझाए। होता है कि नहीं होता? जी होता है। परंतु दोस्तों यहां पे एक विशेष बात याद रखनी है कि मनोवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम है, परंतु एक बार एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और वहां आया था संवेगात्मक व्यवहार अधिगम है। नहीं है, गलत है। यस, संवेगात्मक व्यवहार अधिगम नहीं होता, मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। याद रखिएगा क्या बोला है? संवेगात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति होता है या मूल प्रवृत्ति होती है। ओके, ये बात आपको समझना है। तो दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है? इसकी जगह अधिगम लिखता है कि संवेगात्मक व्यवहार अधिगम होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हो। आप जान चुके हो कि संवेगात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति है, जबकि वो यहां पर क्या करने वाला है? अधिगम करने। गलत है ये बात। ओके, समझ में आया? समझ में आया ना कि क्या कहा? संवेगात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति है, अधिगम नहीं है। क्या है? अधिगम नहीं है। ओके, पर एक बात और बोल, संवेगात्मक व्यवहार की बात बोला। क्या बोला? संवेगात्मक व्यवहार, यानी ये भी कह दो संवेग, जैसे क्रोध में आपने जो भी क्रिया की, क्या वो अधिगम है? देखो आपको गुस्सा आया, आपने तोड़ फोड़ कर दी, क्या वो सीखा है?
अधिगम थोड़ी है, अधिगम नहीं है, वो मूल परवर्ती जन्य व्यवहार है। तो अगर मैं ये कहूं कि मूल परवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम, ये भी गलत बात है। अगर मैं कह दूं मूल परवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं अधिगम है, तो ये बात गलत है। मूल देखो संवेगात्मक व्यवहार, यानी संवेगों के अधीन रहकर जो आपने व्यवहार किया वो अधिगम है, गलत है, वो मूल परवर्ती है। और मूल परवर्ती जन्य व्यवहार यानी मूल परवर्ती के अधीन होकर जो व्यवहार करते हो वो अधिगम नहीं होता, वो अधिगम नहीं होता। तो मूल परवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम है, ऐसा लिखेगा, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो मूल परवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम है, ये कथन गलत है। क्या है? गलत है। ओके, यहां पे ये नोटिस करना, यहां पे भी वो क्या लिखेगा? अधिगम लिखेगा, ये बात भी यहां पे गलत होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हम सीख रहे हैं, हमने जो भी अधिगम किया लगातार चल रहे हैं, पहले भी सीख रहे थे, आज भी सीख रहे हो और आगे भी सीखते रहो, चाहे मुंह में दांत ही क्यों ना हो, हम आजीवन सीखेंगे। तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल राइट। अगर निरंतर चलेगी तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते जीवन पर्यंत? यस कहेंगे ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगर आप इसको ये कह सकते हो कि निरंतर चल रही है, जीवन पर्यंत चल रही है, तो अविरल कहने में क्या दिक्कत है फिर? यस कह दो फिर अविरल। यस हमने कह दिया अविरल प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट, ये अविरल प्रक्रिया भी है। क्या है? अविरल प्रक्रिया। देखो अधिगम की ये प्रमुख विशेषता रही कि नहीं? यदि निरंतर चलेगा, निरंतर सीखेगा, सार्वभौमिक है, सभी सीखेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो निरंतर सीखेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हम कहेंगे अधिगम की जो प्रमुख विशेषता है, अधिगम की प्रमुख विशेषता, दोस्तों प्रमुख विशेषता रहेगी इसकी निरंतरता और सार्वभौमिकता। क्या रहेगी? निरंतरता व सार्वभौमिकता, निरंतरता व सार्वभौमिकता, बिल्कुल सही बात। अब देखिए हमने पीछे एक बात पढ़ी, जब बहिर्गमन अधिगम की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि व्यक्तिगत भी है, यानी व्यक्ति विशेष से समूह से भी सीखता तो सामूहिक होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। जी बिल्कुल राइट बात है, आप सही पकड़े हो। ये क्या है? अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। अधिगम व्यक्तिगत भी है और साथ साथ सामाजिक भी है, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। बिल्कुल पकड़ में आई बात। अब देखिए हमने पहले सीखा पूर्व ज्ञान, हम कुछ नया सीख रहे हैं, वो नवीन ज्ञान है। तो कह सकते हैं नए पुराने जो अनुभव है हमने पहले सीखा, अब सीख रहे हैं, क्योंकि नवीन अनुभव अधिगम के लिए जरूरी है। तो पुराने अनुभव और नए अनुभव, पुराने और नए अनुभव का अगर संकलन हो रहा है, कुछ जुड़ के सीख रहा है, तो भी तो अधिगम है। तो क्या कह सकते हैं? नए पुराने अनुभव का संकलन या अनुभव का संकलन अधिगम है। ओके, बिल्कुल राइट बात। जब आप नए पुराने अनुभवों को एक जगह करके, आपको पहले आ रहा था, कुछ नया सीखा, कुछ नया आने लग गया, तो क्या आप समायोजित नहीं हुए? बिल्कुल राइट बात, आप समायोजित हुए, आपने अपने विवेक को काम में लिया, तभी तो ये क्या है कि समायोजित प्रक्रिया है या समायोजन की प्रक्रिया है। क्या है? समायोजन की प्रक्रिया। क्या है? समायोजन की प्रक्रिया। आपने विवेकपूर्ण प्रक्रिया भी इसको कहा था, विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही चलेगा। अब देखिए क्या देखिए, अगर हम सीख रहे हैं
तो क्या हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा? आप कह रहे हो ये भी कोई बात पूछने वाली? नॉर्मल सी बात है जी, सभी का होता है, हमारा क्या नहीं होगा? होगा। जैसे मैंने ये बातें बताई, क्या आप नहीं सीख गए? जी सीख गए। क्या आपके बुद्धि में नहीं है? तो क्या है? सीखना बुद्धि का विकास है। जी बिल्कुल राइट, सीखना बुद्धि का विकास है। बुद्धि का विकास है, बिल्कुल सही है। सीखना बुद्धि का विकास है। जो भी सीखे हमारे बुद्धि का विकास हुआ है। जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही किसी ने पढ़ाया हो जैसा मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सीखना बुद्धि का विकास है, यानी हम जो सीख रहे हैं वो हमारी बुद्धि का क्या हो रहा है? विकास। हम जो सीख रहे हैं वो स्थायी है। अब एक बात सोचिए, हम जो सीखे क्या वो हमारे लिए उत्पाद नहीं है? उत्पादक है, और वो हमारा परिणाम है। यानी सीखने किस पे डिपेंड करता है कि हम सीखे हैं? उत्पादक और परिणाम पर आधारित है। क्या उत्पादक? राजा क्या उत्पादक? क्या नया बनाया? क्या रिजल्ट आया? उस पर आधारित है। अगर आपके 10 नंबर आए तो अगले, जैसे आपके 5 नंबर आए एग्जाम में, अगली बार सोचते हैं मुझे 8 आएंगे, तो क्या वो आपको सिखाने के लिए प्रेरित नहीं करता? करता है, उस पर आधारित है। यानी सीखना है वो उत्पादक व परिणाम पर आधारित होता है। किस पर है? नेक्स्ट देखिए, किस पर बात कर रहे हैं? उत्पादक व परिणाम पर आधारित। यस, उत्पादक परिणाम पर आधारित, बिल्कुल सही है। यानी अधिगम जो है वो उत्पादक और परिणाम पर आधारित है, दोनों पर आधारित है। दोस्तों एक बात दोस्तों, अगर ये उत्पादक परिणाम पर आधारित है, बिल्कुल सही बात, पर एक बात ध्यान रखना, अधिगम प्रक्रिया तो है पर परिणाम नहीं है। जबकि मोटिवेशन आ जाए ना, वो प्रक्रिया भी है और एक परिणाम भी है। तो याद रखिएगा, उत्पादक व प्रक्रिया पर आधारित है, परंतु अधिगम परिणाम नहीं है। अधिगम परिणाम नहीं है, मतलब सीधा रिजल्ट नहीं है। ये तो परिणाम है, उसके बाद उसमें सीखने के लिए प्रेरित हो रहा है। देखो इस बात को सीखो कि अधिगम उत्पादक परिणाम पर आधारित है। जैसे जो भी सीखा उसका जो भी रिजल्ट आया वो सीखने के लिए प्रेरित करता है, इसका मतलब ये है। जबकि यहां कह रहा कि परिणाम है, गलत बात। अधिगम परिणाम नहीं है, ओनली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? प्रक्रिया। अधिगम परिणाम है, नहीं परिणाम नहीं है। अधिगम परिणाम नहीं है, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम क्या है? प्रक्रिया, बिल्कुल सही। अधिगम क्या है? प्रक्रिया। समझ में आ रहा दोस्तों? इसके बाद देखो, अगर हमें बात दे एग्जाम में बोल दे, क्योंकि एग्जामिनर का तो काम तो यही है ना कि इसको बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर है या नहीं है, टॉपिक के बारे में कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठा उसको क्या आता है, वो क्या जानता है, उसे क्या पढ़ाया गया है, वो जानने की कोशिश करेगा। तो देखेगा यहां पर वो लिखेगा कि अधिगम प्रक्रिया परिणाम दोनों होता है। गलत बात, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल झूठा है, यानी गलत है वो बात। सिर्फ क्या है? प्रक्रिया परिणाम है, प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आपको यूं कह दे कि अभिप्रेरण, ये बात याद रखना, जो मोटिवेशन जो होता है वो प्रक्रिया भी है और एक परिणाम भी है। यानी अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी है और साथ है परिणाम भी है। ये बात आपको याद रखनी है, आपको याद है रहेगी। मुझे तो पता है कि आप सीख चुके हो, आपको ऐसी कोई बात नहीं जो इसमें नहीं आ रही हो। अगर जो कैंडिडेट अभी भी नए हैं, वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो अभी के अभी। नेक्स्ट और अच्छा बताने वाला आगे देखेगा। नेक्स्ट बात देखिए, अगले पड़ाव में इससे भी बेटर क्या है, कुछ नया, कि अधिगम वास्तव में होता क्या है। अधिगम क्या है? क्या सीखकर हमारी आदतों का निर्माण नहीं होता है। यस, बिल्कुल राइट। क्या अधिगम जब भी होता है क्या हम सक्रिय नहीं? बिल्कुल राइट, हम सक्रिय रहकर ही तो सीखते हैं, बिना सक्रिय आप नहीं सीखते। जैसे अभी देख रहे हो आप, तो आप क्या हो? सक्रिय हो, परंतु आप निष्क्रिय, आपके दिमाग कहीं और है, आप देख यहां उधर रहे, तो आप सीख नहीं रहे। अधिगम के लिए सक्रिय होना जरूरी है, आवश्यक है, तो अधिगम सक्रिय है। देखो दोस्तों, अभी हमने एक बात चर्चा की कि अभिप्रेरणा में प्रक्रिया भी है और एक परिणाम भी है। ओके, परंतु अधिगम सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। ओके, जबकि उत्पादक और परिणाम पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अधिगम
के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। एक तो होता है आवश्यक, एक होता है बिल्कुल अनिवार्य। जी जरूरी नहीं है। अभिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक तो है, क्योंकि एक बात स्किनर ने कही थी कि अभिप्रेरणा अधिगम की सुनहरी सड़क है। अभिप्रेरणा अधिगम की सुनहरी सड़क है। यह बात स्किनर ने बोली थी। किसके बारे में? मोटिवेशन के संदर्भ में, कि अधिगम की सुनहरी सड़क है। जैसे जब भी बालक को मोटिवेट किया जाएगा, बालक इसका मतलब सही सही सीखता जाएगा। आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि बालक बिना मोटिवेशन के भी सीख जाता है, अपने आप ही सीख जाता है, कोई से मोटिवेट नहीं करता, अपने आप सीख जाता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आ गई अधिगम। अभी चर्चा कर रहे थे कि अधिगम बिना सक्रिय नहीं रहकर सीखा जा सकता, यानी अधिगम के लिए सक्रियता होना जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं? अधिगम सक्रिय है। क्या है? सक्रिय। यस, अधिगम सक्रिय है। अधिगम सक्रिय है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पुरानी आदतें जाती है, नई आदतों का निर्माण होता है जी। तो आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। आदतों का निर्माण करना अधिगम है। किसका? आदतों का निर्माण करना अधिगम है। अगर आपकी आदतें निर्माण हो रही हैं या आदतें हम में आ रही हैं, तो क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात देखिए। अगली बात जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपसे पूछता है, वो क्या है? अधिगम का मुख्य जो आधार है, अधिगम का मुख्य आधार। यस, अधिगम का मुख्य आधार दोस्तों परिपक्वता है। क्या है? परिपक्वता। अब देखिएगा, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहां से गलत देता है। और गलत क्या देता है? कि परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन। एक तो लिख रहा हूं, परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है। एक तो ये लाइन है। और इसी पंक्ति को अगर मैं चेंज करके लिख दूं कि परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन, परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन है। और यहां पे भी खाली स्थान जी है, ऐसे आगे। ओके, परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन खाली स्थान है, परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन है। अब या तो खाली स्थान में आ जाए या फिर खाली स्थान में ना जी, पंक्ति देते जैसे यहां देते, परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन विकास है जी। गलत बात है। क्यों? विकास नहीं है, क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम। और दे क्या दिया? विकास। बिल्कुल रोंग गलत बात, क्योंकि ऐसा पेपर में आप एग्जाम के पेपर के प्रश्न उठा के देखो, ऐसा कैसा मिलेगा कि परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन, यानी परिपक्वता से व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये बात हम सीखे हैं सबसे पहले। इसके बाद परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन। अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं या कोई नया परिवर्तन हो रहा है, तो वो अधिगम नहीं है दोस्तों, वो क्या है? विकास है। और यहां पर लिखेगा वो अधिगम। बिल्कुल गलत बात।
कहेगा परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन अधिगम है। बिल्कुल गलत बात, यहां पे विकास है। उत्पन्न परिवर्तन यानी कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो विकास है, और व्यवहार में हुआ परिवर्तन किसकी वजह से? परिपक्वता की वजह से, तो वो अधिगम है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बात आती है अधिगम के प्रकार। ये जो हमने बात पढ़ी, अधिगम वास्तव में क्या है, अधिगम किसे कहेंगे, अधिगम को वास्तविक जानने की हमने पूरी कोशिश की है। अगली बात क्या आती है, अधिगम के प्रकार क्या है? जी अधिगम मोटे तौर पे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो होता है गम्यक अधिगम। क्या होता है? गम्यक अधिगम। एक होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम और एक होता है संकल्पनात्मक अधिगम। कितने बताए? 3। जी अधिगम मोटे तौर पे कितने? 3 प्रकार से। एक तो होता है गम्यक अधिगम, यस। दूसरा प्रतिबोधनात्मक, ये भी याद हो गया जी। तीसरा संकल्पनात्मक, ये भी याद हो गया। अब 3 प्रकार के अधिगम हैं, तो अलग अलग अवस्था में होगा। गम्यक अधिगम है वो शिशु अवस्था में, प्रतिबोधनात्मक अधिगम है वो बाल्य अवस्था में, संकल्पनात्मक जो अधिगम है वो किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट, तीनों के फिर अलग अलग कारण होंगे। जैसे गम्यक अधिगम बालक कभी भी करेगा तो अनुकरण करेगा, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाएं करेगा। ओके, जिसका मुख्य साधन यानी गम्यक अधिगम कब होता है? शिशु अवस्था में। क्या करके सीखता है? अनुकरण करके, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रिया से। बिल्कुल राइट। तो साधन क्या होगा जब वो अनुकरण करेगा? तो साधन क्या है जी? संवेदना है। और क्या है? संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। या तो बालक संवेदन से या फिर संवेदना से अर्थ जोड़कर सीखता है शिशु अवस्था में, ऐसा ही तो सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम, जो बाल्य अवस्था में होता है। जी बाल्य अवस्था में बालक को क्या हो जाता है? प्रत्यय ज्ञान। जी बालक को प्रत्यय ज्ञान हो जाता है। तो क्या प्रत्यय ज्ञान हो जाता है? जब प्रत्यय ज्ञान होगा, जैसे आपके सामने क्या पेन है, तो ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये प्रत्यय ज्ञान हो गया कि ये प्रत्यय ज्ञान है, पेन है। दिमाग में इसका बिंब बन गया क्योंकि आपके सामने ये मूर्त है। क्या है? मूर्त। तो साधन क्या हो गया? मूर्त चिंतन। देखो प्रतिबोधनात्मक अधिगम किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। इसके किस प्रकार से सीखता है? प्रत्यय ज्ञान करके सीखता है। इसका साधन क्या है? मूर्त चिंतन है जी। देखेगा वैसा का वैसा सीखेगा। इसके बाद संकल्पनात्मक अधिगम, जो 3 नंबर बात आती है, किशोर अवस्था में। क्या? संकल्पनात्मक अधिगम जो कब होता है? जी किशोर अवस्था में होता है। तो इसके लिए बालक कैसे सीखेगा? क्या चाहिए? अमूर्त प्रत्यय चाहिए जो दिखाई नहीं देते। मूर्त प्रत्यय नहीं, अमूर्त, जिनके बारे में है भी नहीं, उसकी चर्चा करना, वो क्या है? संकल्पना, जो कल्पना से परे, संकल्पना जो अमूर्त चिंतन। क्या? अमूर्त चिंतन, अमूर्त प्रत्यय। अमूर्त चिंतन तो क्या हो गया? साधन हो गया। और किससे सीखेगा? अमूर्त प्रत्यय बनाकर। तो दोस्तों अगले वीडियो में अपन अधिगम के प्रकार और उनके आगामी बातों की फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चूको मत, अपने मित्रों को शेयर कर दो अभी के अभी। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।